नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन प्रताप सिंह सोच विचार के अपने नए एपिसोड में आज जिस मुद्दे पे सोच रखूंगा वो है युवा। भारत एक सबसे युवा देश है और जो सबसे युवा देश है, अगर उसमें युवा की बात ना हो, वो भी इस कोरोना काल में, कि जिसको पता नहीं चल रहा है, जिस युवा को कि क्या होगा, क्या होने वाला है, उसको एग्जाम देना है नहीं देना है और आगे क्या उसका करियर रहेगा, क्या फ्यूचर रहेगा, इन सभी मुद्दों पे हम पूरी तरह से बात करेंगे। और आज मैंने इसीलिए अकेले नहीं, आज मैंने एक कानपुर की जानी मानी हस्ती और एक अनुभवी व्यक्ति को बुलाया है, जिनकी प्रोफाइल इतनी ज्यादा है कि मुझे लिखना भी पड़ गया, क्योंकि एक लाइन में वो समा नहीं पा रहे थे। मेरे साथ हैं आज अनिल सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले मैं इनकी प्रोफाइल बता देता हूं। कैरियर कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, स्किल ट्रेनर हैं और कानपुर की एक जानी मानी एकेडमी है चहल एकेडमी, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराती है, उसके डायरेक्टर हैं और इसके साथ साथ ये बैंक प्रो के फाउंडर और सीईओ भी हैं। तो हम आपका अपने इस शो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जिस हिसाब से अभी आपने सुना कि हम बात करेंगे युवा की, क्योंकि देश अगर हमारा युवा है तो इस देश में युवा की बात होना बहुत जरूरी है। और इस कोरोना काल में आपको भी पता है कि युवा जो है इसी में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि पहले तो उसको एग्जाम देना है कि नहीं देना है, देना है तो कब देना है, कैसे देना है, और क्या सिर्फ एग्जाम होंगे कि वो एग्जाम पढ़ाई से रिलेटेड होंगे या जॉब के लिए होंगे। तो इन सभी मुद्दों पे जो भी आपकी राय है और आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में वो डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है इस समय युवा सबसे ज्यादा डिप्रेस हो रहा है। तो इस पे आप प्लीज अपनी राय रखें। धन्यवाद जय किशन जी कि आपके चैनल के माध्यम से आपने हमको मौका दिया युवाओं से कुछ बात करने का। आपका कहना सही है। एक जो वर्तमान समय चल रहा है, अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वो वास्तव में बड़ा चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण है, सभी के लिए है। लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौतियां मैं समझ रहा हूँ वो हमारी युवा शक्ति के लिए है, जो युवा हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 महीने गुजरे हैं, वहाँ पे तमाम तरीके की चीज़ें आई हैं, सरकार की तरफ से भी, लोगों के तरफ से भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। यहाँ पे इन तमाम तरीके के इंफॉर्मेशंस ने लोगों के अंदर बड़ा संशय पैदा कर दिया है, असमंजस पैदा कर दिया है यहाँ पे। और किसी भी तरीके की बहुत निश्चितात्मक तरीके से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही लोगों को, आखिर हम किधर जा रहे हैं और हमारा भविष्य किधर है। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सबसे पहला जो व्यक्ति होता है वो होता है युवा, जो निश्चित रूप से अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है और चिंतित रहना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी उम्र की बात करें तो हम लोग तो काफ़ी उम्र बीत चुकी और काफ़ी कैरियर देख चुके हैं यहाँ पे। लेकिन एक बच्चा जो अभी 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का या 24 साल का है, उसको अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना भी है यहाँ पे। और इस असामान्य परिस्थितियों में जब हम कोरोना की बात करते हैं, केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें घट रही हैं जिसका शायद हमने कभी पहले विचार भी नहीं किया था या सोचा भी नहीं था यहाँ पे। लेकिन ऐसी घबराने की बात नहीं है। मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि ये एक चुनौतीपूर्ण समय जरूर है और ऐसी ही चुनौतीपूर्ण समय के लिए हमें अपने को मानसिक रूप से मजबूत करने की ज़रूरत है। इस चैलेंज को एक चैलेंज के तरीके से लेना है। कोई भी निराशावादी विचार अपने दिलो दिमाग में लेके नहीं आना है, क्योंकि कोई भी तकलीफ जो होती है वो स्थायी नहीं होती है। हमेशा मैं आपसे इसी में थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि क्या सरकारों में सामंजस्य की कमी नहीं लगती आपको, केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि युवा दोनों के अंदर आते हैं। तो सरकारों को ये नहीं करना चाहिए कि अपनी तरफ से कुछ चीजें क्लियर कर देनी चाहिए कि आप परेशान ना हो, वैकेंसीज हैं, जॉब भी लगेगी, आपके एग्जाम भी होंगे, एक प्रॉपर गाइडलाइंस जारी करना चाहिए। काफ़ी कुछ आपने ठीक बोला है, क्योंकि निरंतर ये देखने में आ रहा है कि चाहे वो केंद्र सरकार के लोग हों या अलग अलग राज्यों के अधिकारी या सरकार के लोग हों, कई तरीके से बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी आ जाते हैं। उन कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि जो यूथ है या आज का युवा है वो बड़ी उम्मीद से सरकार की तरफ नज़र उठा के देखता है, राज्य सरकार की तरफ नज़र उठा के देखता है कि शायद उसके भविष्य के लिए कोई एक सही कदम उनकी तरफ से आए जिस पे वो आगे चल के अपनी चीज़ को अच्छी और बेहतर कर पाए। लेकिन अभी आपने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात की तो मुझे जहाँ तक याद है, एक राज्य सरकार, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगले 1 साल तक आप गवर्नमेंट जॉब भूल जाइए। तो अब
ऐसे अगर स्टेटमेंट आते हैं सरकार की तरफ से तो उस युवा के मन में क्या जाएगा, उस युवा को क्या लगेगा अपने भविष्य को लेके? क्योंकि अगर वो युवा का भविष्य नहीं बनेगा तो फिर देश का भविष्य कैसे बनेगा, हम ये कैसे माने? और मेरा इसमें एक व्यक्तिगत विचार ये है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है तो उसका एक ऑफिशियल स्पोकमैन पर्सन होना चाहिए। उसके अंदर सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जितने भी तमाम अधिकारी हैं या हमारे विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर के जो सदस्य हैं, ठीक है, हर एक आदमी अपने मन मर्जी से ऐसे स्टेटमेंट समाज के अंदर ना दे कि जो लोगों को एक दिशा भ्रम की स्थिति को पैदा करें और उनको ये लगे कि समझ में नहीं आ पा रहा है कि केंद्र सरकार की अप्रोच क्या है, राज्य सरकार की अप्रोच क्या है। एक अच्छे तरीके से समन्वय बैठाने की ज़रूरत है, तालमेल बैठाने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति के अंदर शक्ति भरने की ज़रूरत है इस आपातकालीन स्थिति के अंदर, जिससे उनको ये महसूस ना हो कि ये जो आपातकालीन स्थिति है इसके बाद मेरा कोई भविष्य ही नहीं है, बल्कि उनको ये महसूस होना चाहिए कि देश और समाज उनके साथ में है और सब लोग मिलकर उनकी मदद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जो उनके भविष्य को अच्छा और बेहतर बनाएगा। मुझे लगता है अगर इस तरीके के कुछ प्रयास सरकारों के द्वारा किए जाएंगे, अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे, तो युवा का जो गिरता हुआ विश्वास है वो पुनः ऊपर उठ पाएगा और वो अपने को तैयार कर पाएंगे भविष्य की चुनौतियों के लिए। मैं इसी में ये जानना चाहूँगा, जैसे आप खुद करियर कोच हैं, आप खुद डायरेक्टर हैं सिविल सर्विसेज के, तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा है एग्ज़ाम, जब गवर्नमेंट बोलती है हम एग्ज़ाम लेंगे तो उस एग्ज़ाम की गाइडलाइन, डेडलाइन क्या होता है, कितने सालों तक वो एग्ज़ाम क्लियर होता है और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाता है वैकेंसी क्लियर करने में। तो क्या आप सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए कि कोई भी वैकेंसी निकाले उसके लिए डेडलाइन घोषित कर दें, अगर विद इन दिस डेडलाइन अगर वो वैकेंसी क्लियर नहीं होती तो हम कंपनसेशन देंगे उन युवाओं को जिन्होंने उस फॉर्म को भराया, उस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है? जयकिशन जी, आपका कहना ठीक है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि राज्य सरकार की वैकेंसियां हों या केंद्र सरकार की नौकरियों की वैकेंसी हों, कई बार वैकेंसी डिक्लेयर तो हो जाती हैं और वैकेंसी से जुड़े हुए जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं हैं उनको भी सरकार कराने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी कुछ विविध दिक्कतें इसके अंदर आ जाती हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ जाती हैं। किन्हीं कारणों से कई बार केस जो है हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लटक जाते हैं, उनके निर्णय समय पर ना होने की वजह से काफ़ी लिंगर ऑन हो जाता है और जो युवा इनसे परीक्षाओं में पास भी हो चुके होते हैं या प्रारंभिक परीक्षा पूरी कर ली होती है तो उनके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, उनका भविष्य क्या है। कई बार देखने में ऐसा भी आया है कि युवाओं ने परीक्षा पास कर ली है, उसके बावजूद भी कोर्ट से इस तरीके के ऑर्डर हुए हैं कि परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर युवा के अंदर एक निराशा पैदा होना शुरू हो जाती है कि हमारे तो इतनी मेहनत करके हमने इतने अभ्यर्थियों के बीच में इस परीक्षा को पास किया था, मेहनत करके हम यहाँ तक आए थे, अब ये परीक्षा जो है कैंसिल कर दी गई है, दोबारा इस परीक्षा को किया जाएगा, पता नहीं आगे वाली परीक्षा हम पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और इस पूरे के पूरे प्रक्रिया के अंदर उसके 2 से 3 साल का समय भी बेकार हो जाता है। धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ने लगती है तो वो दूसरे एग्जाम्स के लिए ओवर एज हो जाता है, नहीं दे पाता है यहाँ पे, और समय रहते हुए उसको कोई चीज़ें नहीं मिल पाती। तो मेरा स्पेशली इस तरीके की चीज़, जब भी हम कोई वैकेंसी को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको डिक्लेयर करने से पहले इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए इसके लीगल क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ये एक बार परीक्षा कंप्लीट हो जाने के बाद में ऐसा तो कोई चांस नहीं है कि ये जाके किसी तरीके से चैलेंजेबल हो जाए या इसका रिजल्ट किसी तरीके से कोर्ट के अंदर चैलेंजेबल हो जाए और हम लोगों को जो रोजगार मुहैया कराने जा रहे हैं वो रोजगार भी लोगों को मुहैया नहीं हो रहा है। और क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी हर साल हमारी बेरोजगारी में ऐड हो जाती है, एक बहुत बड़ा युवा जो है वो हर बार स्नातक या स्नातक पास होने के बाद में हमारी भीड़ में शामिल हो जाता है और अगर ये समय के अंदर हमारे रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होंगे, उनको जॉब प्रोवाइड नहीं होगी, उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो ये भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी और ये तमाम चीज़ें हमारे युवाओं के अंदर असंतोष पैदा कर देती हैं यहाँ पे। और जब असंतोष पैदा होता है तो हमारा दिमाग बहुत तरीके से रिएक्शन करता है और ज़्यादातर रिएक्शन हम लोगों को जो दिखता है समाज में वो नकारात्मक ही दिखता है, क्योंकि उनके संग जो घट रहा होता है तो उनको ये लगता है और उनका विश्वास भी लोगों का
सरकार के ऊपर से या ऐसी पद्धतियों के ऊपर से धीरे धीरे जो है कमज़ोर पड़ने लगता है। उन्हें लगता है कि हमारी तो किसी को चिंता ही नहीं है और सब केवल अपनी वोट की राजनीति में, ठीक है, अपने को सत्ता में बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसी पे ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एक ऐसी गाइडलाइन नहीं लानी चाहिए कि हर 6 महीने पे एक गाइडलाइन जारी करे, एक नोटिफिकेशन जारी करे कि हमारे पास चाहे वो सिंगल वैकेंसी ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खाली हो, उस तक का पूरा बताएं कि मेरे पास 10 लाख वैकेंसी खाली या 20 लाख वैकेंसी खाली या 10,000, हम कह रहे 2 वैकेंसी भी खाली है, तो हर 6 महीने पे एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि इनमें से मैंने इतनी भर दी, अभी इतनी बची हुई है, मैं आगे तक भरूंगा। ये हर 6 महीने पे करना चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे युवाओं में एक तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनको लगेगा नहीं उनका भविष्य आधार में नहीं है, उनको एक पता चलेगा नहीं, हाँ पास गवर्नमेंट जॉब इतनी अवेलेबल है, अगर हम उसके लिए एलिजिबल हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं किसी और सेक्टर में जाऊं। आपका कहना ठीक है कि समय समय पे इस बात की लोगों के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर हम सरकारी नौकरियों के अंदर बात करते हैं कि सरकारी नौकरियों के अंदर कितने पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं और भविष्य में किस तरीके से उनको जो है भरा जाएगा यहाँ पे, तो एक नंबर रहने की वजह से युवा जो है उन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए समय रहते तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे, और लगातार उनको भरोसा हो सकता है कि नहीं अभी हमारे पास आगे गुंजाइश है करने में। लेकिन इसके साथ साथ मैं युवाओं को कुछ और भी ये कहना चाहता हूँ कि सभी के सभी युवा केवल सरकारी नौकरियों के लिए ही डिपेंड ना हो, क्योंकि सरकार की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी अपनी युवा मौजूद हैं इस समय जिनके पास रोजगार नहीं है या जो पढ़ लिखने के बाद में जॉब ढूंढ रहे हैं, सभी को सरकारें जो हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती है। इतना हम लोगों को बहुत क्लियर होनी चाहिए कि सरकार अपनी पूरी क्षमता पे भी अगर आ जाए तो शायद हर एक व्यक्ति को सरकारी जॉब मुहैया नहीं कराई जा सकती है यहाँ पे। तो यूथ को अपने को इस तरीके से तैयार करना है कि वो अपने को रोजगार परक बना पाए। यहाँ अब आपने बोला कि यूथ को इस तरीके से तैयार करना है, तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा इंजीनियरिंग का, है ना। इंजीनियर बहुत निकलते हैं हर साल। मैं गेट का एक एग्जाम होता है, मैं उसमें बताऊँ ऑन एवरेज 10 लाख के आसपास हर साल स्टूडेंट बैठता है, तो मतलब 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब PSUs में जोड़ लीजिए तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है 5 से 10 हज़ार, तो इसका मतलब ये 10 लाख तो हर साल हैं बेरोजगार। और यही 10 लाख ये करते क्या है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बावजूद अब ये फॉर्म भरना शुरू करते हैं बैंक का, फॉर्म भरना शुरू करते हैं SSC का, क्लर्क का। तो क्या ये अपने साथ साथ उनको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं जिन्होंने BA या BSc करके उन्हें एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया या एग्जाम देने जा रहे हैं? बिल्कुल सही कहना है आपका जयकिशन जी इस विषय पे, क्योंकि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात करते हैं तो हमारे देश में बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे हर साल BTech या BE की डिग्री लेके बहुत से बच्चे बाहर आ रहे होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि गेट वगैरह में बैठते हैं, 10 लाख बच्चा बैठता है, लेकिन सरकारी वैकेंसीज बहुत लिमिटेड होती हैं जिसमें कि एक लिमिटेड सिलेक्शन होता है। लेकिन ये भी एक देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा, अगर हम हिंदुस्तान भर के कुछ अच्छे और नामी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन के अंदर की स्थिति ऐसी है कि वहाँ से बच्चे ने अगर BTech या MTech या BE की डिग्री ली हुई है तो बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर, हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे यूथ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमेशा जब भी कोई मुद्दा होता है, बातचीत होती है, इंडस्ट्रीज से बातचीत होती है, बिजनेसमैन से बातचीत होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज से बातचीत होती है, उनका हमेशा एक दायरा ये रहता है कि हमारे यूथ के अंदर एक स्किल गैप बहुत पाया जा रहा है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे हमारे इंजीनियर्स या दूसरे प्रोफेशनल्स के अंदर जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो स्किल्स की रिक्वायरमेंट शायद उनकी डिग्री पूरी नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जो कोर्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं पिछले 4 सालों में, 3 सालों में या 2 सालों के कोर्सेस के अंदर, क्या वो वही सब चीज़ें हैं जिनकी मांग बाजार के अंदर है, इंडस्ट्री के अंदर में है? क्योंकि अगर वो बच्चा इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल नहीं है किसी भी तरीके से, और जो स्किल की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की है उस सेट को अगर नहीं समझ रहा है और वो हमारे क्यूरिकुलम का हिस्सा भी नहीं रह चुका है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी लगातार चेंज होती चली जा रही है, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि अगर एक BTech का बच्चा जो चीज़ फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहा है वो लास्ट सेमेस्टर तक जाते जाते आउटडेटेड होता जा रहा है।
तो ऐसे आउटडेटेड कोर्स को जो बच्चा करके पहुंच रहा है बाजार में, उसको कहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। इसके लिए इंडस्ट्री वालों ने भी लगातार आवाज़ उठाई है। कई जगह इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में टाई अप्स भी हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी इंटरेक्शन हुआ है कि हम इस तरीके की चीज़ें करें, लेकिन अभी उसका एक बहुत लिमिटेड ही इफेक्ट देखने में सामने आ रहा है। वो एक बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े वास्ट स्तर पे उस चीज़ को है। तो हमें लगातार ये भी समझने की ज़रूरत है, साथ साथ एक हमको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि जो टीचर्स हमारे यहाँ हैं, ठीक है, जो इस तरीके की पढ़ाई करवा रहे हैं, क्योंकि हमने एक कुरिकुलम डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है, क्या हम अपने टीचर्स की रीस्किलिंग कर रहे हैं, अपग्रेडेशन दे रहे हैं, क्या उनको हम कोई ऐसा टेस्ट क्वालिफाई करा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्किल्स की ज़रूरत है? और अगर उन्होंने वो चीज़ें पास करी हुई हैं तभी मुझे लगता है कि वो आगे स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, बेटर तरीके से वो सिखा पाएंगे उनको, और भविष्य की चुनौतियों के लिए वो तैयार कर पाएंगे। और इसी में थोड़ा सा ये जानना है मुझे कि इसमें गलती किसकी है? उस युवा की जो एडमिशन ले रहा है, या उन सरकारी या उन एकेडमिक्स की है जो उस युवा की महत्वाकांक्षाओं या हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बन पा रहे हैं? और इसके साथ ये जानना चाहूँगा कि एक ही बीटेक की, अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल बीटेक का ही लेते हैं, तो बीटेक की डिग्री एक आईआईटी भी देती है और एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट भी देता है आपका, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके में, उनके सिलेबस में, उनके टीचिंग पैटर्न में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्या सरकार ये नहीं कर सकती है कि एक प्रॉपर कॉमन सिलेबस रखे हर इंजीनियर के लिए कि यही पढ़ना, और एक प्रॉपर कॉमन टीचिंग पैटर्न रखे फैकल्टीज के लिए कि आपको इसी तरीके यही चीजें आपको पढ़ानी है? इस पर आपका क्या है? काफ़ी सही सवाल आपने पूछा हुआ है। अगर हम एजुकेशन के अंदर की सिस्टम की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, तो समय समय पे तमाम सरकारों के द्वारा अलग अलग तरीके से एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, और अभी भी भारत सरकार ने रिसेंटली, केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पारित किया हुआ है, जो कि अब इम्प्लीमेंटेशन की कगार पे है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सवाल आपने पूछा है, शायद उसके बहुत से जवाब हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मिले, क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो लगातार अपडेटेड होनी ही चाहिए यहाँ पे। और अगर हम अपडेटेड एजुकेशन अपने यूथ को नहीं दे पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कैसे तैयार हो पाएंगे भविष्य की चुनौतियों को सामना करने के लिए? चाहे वो समाज की चुनौतियाँ हों, चाहे वो इंडस्ट्री की चुनौतियाँ हों, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड की चुनौतियाँ हों, क्योंकि यही बच्चा निकल के आगे जाके इन चुनौतियों को स्वीकार करेगा और काम करने के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से हमारे पास में हमेशा हर साल मुझे लगता है इवैल्यूएशन जरूर होना चाहिए इस चीज़ का, जो सिलेबस डिफाइंड है कि कौन सी चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं जिसको कि हमें डिस्कार्ड करना है, कौन सी चीज़ें नेशनल इंटरनेशनल के मार्केट के अंदर ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर जरूरी हो रही हैं, किसको हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और उसी हिसाब से, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि किस टीचिंग मेथोडोलॉजी से हम उनको वो चीज़ डिलीवर कर पा रहे हैं। क्योंकि आपका क्वेश्चन एक सही है, एक आईआईटी से बीटेक किया हुआ बच्चा और एक नॉर्मल किसी प्राइवेट और इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करे हुए बच्चे में, ठीक है, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोनों की सोच में बहुत फ़र्क होता है, दोनों की अप्रोच में बहुत फ़र्क होता है, दोनों के विजडम में बहुत फ़र्क होता है, और दोनों की जबकि दोनों एक ही देश कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये, अगर वो ये समझ में आता है कि एक फॉरेन में होता है कि हाँ, तो हमें समझ में भी आता है, एक ही देश में एक ही डिग्री है, बीटेक दोनों ही करा रहे हैं, लेकिन आप पैटर्न देखिए, आप उनके नॉलेज डिफरेंस, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ को हमें एवेल्युएट करना पड़ेगा कि केवल एक आईआईटी की मोहर लग जाने से, ठीक है, वो नॉलेजेबल ना माना जाए। हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस में वैसी ही डिलीवरी करी जाए जिससे कि वैसे और अच्छे और बेहतर बच्चे का भविष्य बन सके। और उसको बीटेक करने के बाद में, अगर केवल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, कि उसको ये महसूस ना हो कि लाओ मैं अब जाके मैं IBBS का पेपर पढ़ रहा हूँ, लाओ मैं बैंकिंग की तैयारी शुरू कर देता हूँ, लाओ मैं SSC की तैयारी, क्योंकि मेरी जानकारी में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग शायद करने के बाद में उनको 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद वो क्लर्क का एग्जाम देते हैं, ठीक है, जॉब होती, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन एक सोचना चाहिए कि आपने 4 साल इंजीनियरिंग की और अब क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, कि वही क्लर्क का एग्जाम आपका क्या नाम है, हमें लगता है BA पास किया हो, इवन 12th पास किया भी बच्चा दे ही रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम अपना, क्योंकि जब उन्होंने बीटेक को चुना था, इंजीनियरिंग को चुना था, तो उनके दिलो दिमाग में कहीं ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं जाके SSC का एग्ज़ाम दूंगा, मैं जाके
रेलवे में असिस्टेंट का एग्ज़ाम दूंगा, या मैं जाके बैंक के अंदर, ठीक है, प्रोबेशनरी अफसर का या क्लर्कल का एग्ज़ाम दूंगा। जब उनका इंजीनियरिंग किया था तो उनका सिंपल फोकस था कि वो अपने क्षेत्र में जाके अच्छा और बेहतर इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि स्किल गैप कह लें या अपॉर्चुनिटी लॉस कह लें, या उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, उनके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, या जो गैप है जिसकी वजह से इंडस्ट्री उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है, पा रही है, तो कहीं ना कहीं यूथ को ये महसूस होने लगता है कि मैं अपने को डाइवर्ट करूं, किसी दूसरे जगह में आऊँ, क्योंकि ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो रोज़गार चाहिए ही चाहिए है। तो वो अपनी उम्र को भी ख्याल रखते हुए फिर निर्णय लेना शुरू करता है कि हटो, इंजीनियरिंग करके जो 4 साल हमने लगाए वो ठीक है, चलो जल्दी से जल्दी कुछ और क्वालिफाई करते हैं जिससे कि हम बीएड करते हैं बच्चे, बीटीसी करते हैं बीटेक करने के बाद। और मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जो अभी गवर्नमेंट ने लाया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो मेरा अपना मानना है, बाकी आप अपना विचार बताइएगा, कि जो बच्चा 1 साल में कई एग्जाम दे सकता था, अब वो जो गवर्नमेंट करे हम सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म रख देंगे, तो साल में सिर्फ एक एग्जाम देगा। एनी हाउ एनी सिचुएशंस को कोई प्रॉब्लम हुई, एग्जाम सही नहीं गया, तो क्या वो वेट करेगा? ऐसे तो था ना कम से कम कि ठीक है ये एग्जाम खराब गया, अगले एग्जाम में वो हो सकता है, उसके बाद हो सकता है। लेकिन अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म रख देंगे, तो अगर वो उस प्लेटफॉर्म पे उसका खराब होता है एग्जाम, तो फिर वो वेट करेगा नेक्स्ट की ये एग्जाम फिर से कब होगा, तब तक वो क्या करेगा? क्या इससे हताश नहीं होगा, वो डिप्रेस नहीं होगा? क्या इसके बारे में सरकार को थोड़ा सा वृहद सोचना चाहिए, कुछ भी एक तरीके? क्योंकि मैं जहां तक बताता हूं गेट जितने पीएसयू जो गेट के थ्रू लेते हैं वो, तो अगर गेट का आपका एग्जाम खराब गया या रैंक अच्छी नहीं आई, तो फिर आप साल भर वेट करिए, नेक्स्ट फरवरी में फिर आप एग्जाम दे पाएंगे। तो इतना बड़ा गैप हो जाता है, तो उस गैप में बेचारा या तो पढ़ाई करे और तमाम उसकी फैमिली प्रॉब्लम होती है, उसको देखना होता है। तो ये क्या सही है, गलत है, या इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है? देखिए, जब भी कोई चीज नई लाई जाती है, उसके पीछे हमेशा सरकार की सोच तो ये होती है कि वो समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखेगी, और जो तमाम तरीके की तकलीफ़ों से लोग गुजर रहे हैं उनको उसका हल मिल पाएगा या सोल्यूशन मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो केंद्र सरकार ने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा करी है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पे किया जाएगा, सभी सरकारी नौकरियों के लिए किया जाएगा इसके अंदर यहाँ पे, तो उनकी मंशा ये है कि अब जब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करने लगे हैं, तो बहुत बच्चे अब एग्जाम्स में इस तरीके की बैठते हैं, प्रतियोगिता में बैठते हैं, तो उनकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अब ज़्यादातर स्क्रीनिंग टेस्ट के 3 प्रोसेस हो गए हैं अगर हम बात करते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद कहीं कहीं पे साक्षात्कार भी एक प्रोसेस के अंदर लेके आया गया है, और तब जाके बच्चे को फाइनल सिलेक्शन जो है इस जॉब के लिए मिल पाता है। तो अभी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जहाँ पे सरकार इस तरीके की सोच रही है कि वहाँ पे ये केवल प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा हुआ टेस्ट होगा, कि तमाम तरीके की जो एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा यहाँ पे, कि जो प्रारंभिक परीक्षा है अगर उसको ये बच्चा क्वालिफाई कर लेता है तो इसके स्कोर्स 3 साल के लिए वैलिड होंगे। उसके बाद जितनी भी अलग अलग वैकेंसीज आती हैं विभिन्न विभागों के अंदर, वो बच्चा डायरेक्ट उसके अंदर मुख्य परीक्षा में अपेयर हो पाएगा। तो उसका फोकस जो हो जाएगा कि वो मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएगा, कि अब मुझे लग के अगले 3 साल के भीतर कोई ना कोई मुख्य परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार प्री क्वालिफाई करूं, दोबारा मैं जाके मेंस देता हूं और मेंस में नहीं होता हमारा, तो फिर मैं जाकर प्री क्वालिफाई करूं। मुझे लग रहा है इस समस्या का समाधान देने के लिए गवर्नमेंट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को रखा है। आपका कहना सही है कि पहले जब अलग अलग होता था, एक बच्चे के पास में कई अपॉर्चुनिटी ये होती थी कि वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकता था 1 साल के अंदर। यहाँ पे सरकार उसको रिस्ट्रिक्ट करके केवल 2 बार उसको मौका देगी एलिजिबिलिटी। लेकिन दूसरी तरफ यूथ को ये भी सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने इन 2 बार के बीच में एक बार में भी अगर अपना प्राइमरी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, प्राइमरी को पास कर लिया है, तो उनके पास अब दोबारा प्रीलिम को अगले 3 साल तक पास करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है अगर कोई भी बच्चा जो है यूथ सिंसियरिटी से और लग के किसी परीक्षा की तैयारी करता है, 2 से 3 साल तैयारी करता है, तो वो निश्चित रूप से सफल होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिक्कत तब आती है यहाँ पे कि जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ में अपने फोकस को डाइवर्ट करते चले जाते हैं, हम उसके साथ में दूसरी अपॉर्चुनिटी को भी एक्सप्लोर करने लगते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं फोकस डाइवर्जन की वजह से हम मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार
साक्षात्कार जैसे स्टेज पे जाके हम विफल हो जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हमारा यूथ से भी इस बात को कहना है कि आप जिस परीक्षा को देने वाले हैं या जिस पर्टिकुलर विभाग में जाना चाहते हैं, लाइन में जाना चाहते हैं, आप उनकी तरफ कंसंट्रेट करें और अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ में उस परीक्षा की तैयारी करें। यहाँ पे चलते चलते एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे आप चहल एकेडमी कानपुर के डायरेक्टर हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं और अभी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट भी आया है, तो जिनका हो गया तो ठीक, और जिनका नहीं हुआ वो डिप्रेशन में जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और जैसे साक्षात्कार इंटरव्यू की आपने बात की, तो मैंने देखा है मैक्सिमम जो सिविल से तैयारी करते हैं प्री मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन पता चला 6 बार उनका इंटरव्यू में ही नहीं होता है। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? साथ ही साथ चलते चलते युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनके भविष्य को लेकर, और अभी जो चल रहा है उसमें वो कैसे डिप्रेशन से बाहर आए या फ्रस्ट्रेट ना हो, डिप्रेशन में ना जाए? काफ़ी चीज़ों का एक साथ आपने सामंजस्य कर दिया है जयकिशन जी। मैं कोशिश करता हूँ 1 बाय 1 जो है एक एक चीज़ का जवाब देने। आपने सिविल सर्विसेज की बात करी है यहाँ पे, क्योंकि हम कानपुर के अंदर इंस्टीट्यूट एक रन कर रहे हैं चहल एकेडमी के नाम से, जहाँ पे हम सिविल सर्विसेज स्टेट की हों या सेंट्रल की हों उनकी तैयारी कराते हैं। और जो आपने कहा कि यहाँ पे बहुत लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं यहाँ पे, और इस परीक्षा के अंदर भी जो मैंने 3 प्रोसेस बताए कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं जो सब साक्षात्कार तक पहुंचते हैं सबका सिलेक्शन हो जाता है, केवल उतने ही तक कि मेरिट आती है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं उनको डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद में वो बच्चे दोबारा उस प्रोसेस के अंदर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग जो है इस परीक्षा को कंडक्ट करता है, कराता है यहाँ पे, और ये हिंदुस्तान की, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में गिनी जाती है यहाँ पे। तो जो बच्चों का सिलेक्शन और फाइनल स्टेज पे साक्षात्कार तक जाने के बावजूद भी नहीं हुआ, तो उन्हें किसी तरीके से निराश होने की जरूरत नहीं है। निराश होने के इन द सेंस है क्योंकि हमें ये पता करने की जरूरत है वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम साक्षात्कार में फाइनल उतना नहीं ले पाए। क्योंकि जब साक्षात्कार, क्योंकि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो केवल साक्षात्कार के अंकों पे ही डिपेंड नहीं करता है। जो फाइनल मेरिट बनती है तो हमने कितना मुख्य परीक्षा में नंबर पाए हैं और कितने साक्षात्कार के अंदर नंबर पाए हैं, दोनों को कंबाइन करने के बाद में, ठीक है, मुख्य फाइनल रिजल्ट निकलता है, उसी से मेरिट डिसाइड होती है। तो हमको ये इवेल्युएट करने की जरूरत है कि हम कहीं मुख्य परीक्षा में तो पीछे नहीं रह गए। ऐसा तो नहीं था कि हमारे मुख्य परीक्षा में बिल्कुल मार्जिनाइज नंबर थे जहाँ पे हम और अच्छा और बेहतर करके अच्छे कुछ स्कोर कर सकते थे। क्योंकि साक्षात्कार एक ऐसी चीज है यहाँ पे कि इसमें विविध तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जनरली साक्षात्कार के दौरान कोई विषय से संबंधित सवाल शायद बहुत कम होते हैं। ये एक तरीके से आपके व्यक्तित्व का टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोला जाता है। क्योंकि जब आप प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं तो क्योंकि रिटन एग्जाम जो प्रीलिम्स है या मेंस है, इसके थ्रू जो है संघ लोक सेवा आयोग ने आपके ज्ञान का परिचय ले लिया है, आपके सब्जेक्ट नॉलेज का परिचय ले लिया है। तो वो पुनः साक्षात्कार के दौरान, ठीक है, वो बार बार जो है केवल टॉपिक से या सब्जेक्ट से ले लेते हो, इसमें जागरूक व्यक्ति की जरूरत होती है, जागरूकता देखी जाती है, डिसीजन मेकिंग देखी जाती है, ओपिनियन देखी जाती है कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे टैकल करने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है, किसी भी मुद्दे पे आप कितने अच्छे और असर्टिव तरीके से अपनी राय रख पाते हो यहाँ पे। तो बहुत से मुद्दे हैं, हम किसी चीज़ को प्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होती है, हमारी भाषा किस तरीके की होती है, ये तमाम चीज़ें जो है साक्षात्कार के दौरान उनका जो साक्षात्कार लेते हैं लोग वो अवलोकन करते हैं और उसके बाद उस पर नंबर्स दिए जाते हैं यहाँ पे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई एक निराशावादी प्रक्रिया है, बल्कि ये एक तरीके का स्क्रीन टेस्ट है। हमको ये समझना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमसे कुछ खामियां हुई हैं उनको हम पता करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और उनको अगली बार और अच्छे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बहुत से अभ्यर्थियों को देखेंगे जिन्होंने सिविल परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, तो कई बार आप उनके इंटरव्यू यूट्यूब वगैरह पे पढ़े हैं, आप देखिए तो कई बार कईयों का कहना होता है कि हमारा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। हाँ, बहुत से कुछ भाग्यशाली कैंडिडेट भी ऐसे होते हैं जो कि शायद पहले मौके में ही इस परीक्षा को पूरी कर लेते हैं। तो इसमें निराशा होने की जरूरत नहीं। कई बार देखा गया है कैंडिडेट चौथे अटेम्प्ट में निकला है, 5वें अटेम्प्ट में निकला है यहाँ पे। तो ये आपको इतना मौका देता है आपको इम्प्रूव करने का, ठीक है, आपको और अच्छा और बेहतर बनाने का यहाँ पे, कि अगर आप, मैंने बार बार कहा कि हम अगर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो उसका एक बहुत वजह है जो मैं पाता हूँ बच्चों के अंदर, वो फोकस की कमी का होना। युवाओं के लिए क्या संदेश है चलते चलते?
देखिए, आपने बहुत अच्छा बोला, युवाओं के लिए संदेश। ठीक है, देखिए युवाओं के लिए जो मेरा व्यक्तिगत संदेश है, युवा इस देश की शक्ति है। और अगर हम वर्ल्ड के अंदर बात करें तो वी हैव ए यंगेस्ट पॉपुलेशन। और जैसे कि आज के दौर में बात भी हो रही है कि हमें अपने को विश्व स्तर पे साबित भी करना है, ठीक है, और जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनको हमें गेन भी करना है। युवा के अंदर निराशा तो कतई नहीं आनी चाहिए। युवा नाम ही है उस उत्साहपूर्ण ऊर्जा का। जब हम युवा कहते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो शक्ति का प्रचार होना शुरू हो गया है, प्रसार होना शुरू हो गया है, जो शायद 18, 20, 22 और 24 साल की उम्र में लोगों के अंदर होता है यहाँ पे। तो आपके अंदर वो ऊर्जा बनी रहनी चाहिए, चुनौतियों का सामना करने की साहस आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, ठीक है, हमेशा मुझे ये देखने की जरूरत है कि बाजार को क्या जरूरत है। बाजार, क्योंकि अगर हम अपने को बाजार के तरीके से बना पाए, एक सिंपल मैं कंपैरिजन करता हूं, हम बाजार में जाके कौन सा प्रोजेक्ट खरीदते हैं? हम बाजार में जाके वो प्रोजेक्ट खरीदते हैं जो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ऐसे ही युवा को समझना है, उसे अपने को एक प्रोजेक्ट के रूप में डिजाइन करना है, प्रोजेक्ट के रूप में अपग्रेड करना है, प्रोजेक्ट के रूप में उसको अपने को प्रेजेंट करना है। और जहां पे भी वो नौकरी के लिए जा रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हो और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हो, इंटरव्यू देने जाता है या परीक्षा देने जाता है, उनको ये महसूस होना चाहिए, हाँ ये व्यक्ति जो है वो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये हमारी इंडस्ट्री में आएगा तो अच्छे और बेहतर तरीके से काम आ जाएगा। क्योंकि लोग जो है बाजार में एसेट खरीदना चाहते हैं, कोई भी लोग बाजार से लायबिलिटी खरीदना नहीं चाहते हैं। अगर हम एज लायबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं तो शायद हमारा भविष्य अच्छा और बेहतर नहीं होगा। हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमको मौका मिल रहा काम करने का तो हम उनके लिए एसेट बने, और जब हम एसेट होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू कमा के देते हैं, एक प्रॉफिट कमा के देते हैं। शायद तभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी महत्वता बढ़ती है, इंपॉर्टेंस बढ़ती है। केवल सरकारी नौकरी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, और केवल नौकरी ही क्यों है, मैं तो आज इससे आगे बढ़ के बात करना चाहता हूं कि हम अपने को आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान सरकार लाई है लेके, हम अपने को केवल जॉब 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 के लिए क्यों कर रहे हैं? हम अपने को इस तरीके से क्यों नहीं बताएं कि हम जॉब क्रिएटर हैं, हम केवल जॉब सीकर बन के ना रह जाएं। इतनी अपॉर्चुनिटी हैं, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, लेकिन बिजनेसेस भी हैफजल वे में नहीं करना है, उसको भी सीखना है, समझना है, जानना है। जनरली लोगों को ये लगता है अरे बिजनेस क्या है, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है यहाँ पे। लेकिन जब हम इस एटीट्यूड से, इस मानसिकता से बिजनेस करने जाते हैं तो 90% बिजनेस फेल्योर होते हैं वहाँ पे। और धीरे धीरे हमको लगता है यार हम बिजनेस ना करके हमने अपने कैपिटल लॉस भी कर लिया, इतने साल भी गंवा दिए, पैसा भी हमने घर वालों को लगा दिया, या कहीं से हमने लोन लिया था उसको भी हम हार चुके हैं यहाँ पे लेके, लाओ कहीं पे जॉब ही पकड़ लेते हैं। तो इस मनोदशा से बचने के लिए हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर हमें लेना है, हमें हमेशा स्किल गैप को समझने की जरूरत है। बिजनेस भी अगर हम करने जा रहे हैं तो बिजनेस के अंदर भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो समझना पड़ेगा उसके अंदर हमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, कैसी स्किल चाहिए। केवल एक इनोवेशन हो जाने से या इनोवेटिव आइडिया आ जाने से बिजनेस डेवलप नहीं होता। यहाँ मैं माफी के साथ क्योंकि समय भी हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि युवा सर की बात सुने। इतने अनुभवी व्यक्ति की अगर आप बात सुनेंगे तो शायद मुझे लगता है आप निराश नहीं होंगे। और मैं अभी भी इनकी प्रोफाइल देख रहा हूं और मुझे अभी तक पूरी प्रोफाइल नहीं याद हो पा रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए सर को फिर से बुलाऊं और सर फिर से अपना मार्गदर्शन युवाओं को देने के लिए, क्योंकि युवा के लिए मार्गदर्शन आपका बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप जैसे अनुभवी व्यक्ति उनको मार्गदर्शन देंगे तो शायद उनको अपना भविष्य बेहतर दिखाई देगा, बेहतर समझ में आएगा। और मैं चाहूंगा कि सभी युवाओं से निवेदन है कि कृपया आप इस इंटरव्यू को जरूर देखें, चर्चा को जरूर देखें और सुने इनके वक्तव्यों को कि इन्होंने कैसे क्या बोला है, क्या क्या बताया। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान समझेंगे तो चीजों क्लियर होंगी और अपने भविष्य को लेकर आप परेशानी में नहीं रहेंगे। और हम फिर कोशिश करेंगे आपके लिए कि सर को फिर से बुलाया जाए और आपके लिए ही, आपके मार्गदर्शन के लिए क्या कैसे, क्या इनके पास एक प्रोफार्मा है, क्या कैसे प्रोफाइल है, ये खुद डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अनिल सक्सेना सर जी को भी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।